हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चंदन ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, वरना आप पूरे साल पछताओगे। कहा जाता है ना दोस्तों कि मौका बार बार नहीं मिलता है। क्या दोस्तों, मौका बार बार नहीं मिलता है, लेकिन मौका एक बार ज़रूर मिलता है। जैसे आपको आज मौका मिला है, क्लास 10 की पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे रटवाया नहीं जाता है, आपको एक एक पॉइंट समझाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको कह दिया जाएगा कि ये याद कर लो, वो याद कर लो। नहीं, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर सहित आपको एकदम दिमाग में बैठा दिया जाएगा, एकदम समझा दिया जाएगा। आप लोगों को एकदम बिल्कुल एक एक पॉइंट करके आपको समझा दिया जाएगा इस चैनल पे। क्लास 10 का, केवल क्लास 10 का हमारे चैनल पे एकदम। अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तभी भी आज के पीछे कुछ भी नहीं पढ़ा है, मत देखिए कि आज से पहले क्या पढ़ा है, लेकिन ये ज़रूर देखिए कि हम आज से पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो आज से हमारे चैनल से पढ़िए। आप कुछ भी नहीं पढ़े तो भी पढ़िए, क्योंकि हम एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरे क्लास 10 की पूरी तैयारी कराएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप आज ने कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कोचिंग स्कूल कहीं नहीं जा रहे हैं लॉकडाउन में, तो भी हमारे चैनल से पढ़ के 90% से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 90% से ज़्यादा नंबर ला। और आपको एक बात और पता होगा कि जो आपका सिलेबस है वो कोविड-19 यानी कोरोना महामारी से 30% कम कर दिया गया है। देखिए आपको स्क्रीन पे आ रहा है। जो आपका पूरी बुक अब नहीं पढ़नी है, आपको वही पढ़ना है जो बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। वो अलग से चीज़ें हैं जो बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई हैं। आपको स्क्रीन पे आ रहा है, वो पढ़ लीजिए। 30% कम कर दिया गया है सब सब्जेक्ट से। तो आपको केवल 70% ही पढ़ना है, पूरा बुक नहीं पढ़ना है। उस चैप्टर से कुछ पॉइंट कम कर दी गई हैं, कुछ पॉइंटें कम कर दी गई हैं। तो आपको केवल वही पॉइंट पढ़ाया जाएगा जो गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है कि क्लास 10 के बच्चों को यही पॉइंट पढ़ना है। आपको केवल वही पढ़ाया जाएगा, बकिया कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा वो सारे क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। और लास्ट में आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। ये देखिए, ये आपको प्रूफ के देखिए, गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया पेपर दिखाएंगे और उसमें से दिखाएंगे एकदम सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो के अंत में आपको दिखाएंगे और वीडियो के अंत में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। आप व्हाट्सअप पे कनेक्ट करेंगे तो आपको फ्री में सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री में आपको सब चीज़ की वीडियो मिलेगी अंत में। और वीडियो दोस्तों लंबा होगी। वीडियो क्या होगी दोस्तों? वीडियो लंबी होगी। तो जब वीडियो लंबी होगी तो आपका दिमाग जितना कैच करता है आप उतना देखिए, जितना तक समझ में आ रहा है आप देखिए। कि आप दिमाग में समझ नहीं तो वीडियो को रोक दीजिए, फिर इधर उधर जाइए, टहल के आइए, घूम के आइए और फिर स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो लंबा होगा तो ये सारा वीडियो एक बार में किसी के दिमाग में नहीं बैठेगा। मैं वीडियो लंबा बना रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप थोड़ा जितना आपको समझ में आए उतना देखिए, फिर वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर थोड़ा जाइए, टहल के आइए, फ्रेश होकर माइंड फ्रेश करके फिर पढ़ने बैठ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हम इस वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम में पूछा जाएगा, जो भी जानकारियाँ है, एक ही वीडियो में पूरा बता देंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में पहला पॉइंट था प्रकाश का परावर्तन, लेकिन इस समय प्रकाश का परावर्तन हटाकर कर दिया गया है वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ये आपको लास्ट में प्रूफ में दिखाएंगे कि यह पॉइंट दिया है, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है वक्र। वक्र का मतलब टेढ़ा, जैसे ऐसे टेढ़ हो, ऐसे टेढ़ हो, सीधा ना हो। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। तो जैसे मान लीजिए ये हो गया वक्र,
ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ, वक्र है टेढ़ा है ना, ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ। ठीक, तो सबसे पहले हम समझ गए वक्र पृष्ठ। अब देखिए कह रहा वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश किसी, यानी जब प्रकाश है इधर से चल कर आएगा, सपोज मान लीजिए प्रकाश है, प्रकाश ये आ रहा है, तो यहाँ से यह कैसा, यह चिकना या पॉलिशीदार रहेगा। कैसा रहेगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि यह लकड़ी का नहीं होगा, यह चिकना या इस पर पॉलिश कर दिया गया होगा कि चमकेगा। तो जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशीदार तल से टकराता है तो टकराने के बाद पुनः उसी तरफ वापस लौट जाता है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो इसका परिभाषा होगा दोस्तों, जब प्रकाश, यानी जब ये प्रकाश आ रहा है, देखिए अब इस दर्पण के लिए ले रहे हैं, तो जब प्रकाश किसी वक्रीय, यानी जब प्रकाश किसी पॉलिशीदार, या कैसा भी होगा दोस्तों, पॉलिशीदार तल से, यानी जब प्रकाश किसी वक्रीय, वक्रीय यानी टेढ़, और कैसा होगा, जो यह वक्री होगा वह कैसा होगा, पॉलिशीदार तल। जब प्रकाश किसी वक्री या पॉलिशीदार तल से टकराता है तो टकराने के पश्चात प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इसे ही वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए इसको लिख दे रहे हैं, फिर आपको समझा रहे हैं। देखिए लिख दिया गया है, देखिए पढ़िए। जब प्रकाश किसी पॉलिशीदार, यानी इस पे पॉलिश किया गया रहेगा, जैसे शीशा हो गया, और जैसे आप बहुत चीज़ देखते होंगे जो चमकता है, वो ऐसा तल रहेगा, और कैसा रहेगा, वक्रीय यानी टेढ़ रहेगा। तो देखिए जब प्रकाश किसी पॉलिशीदार वक्र पृष्ठ, यानी वक्र पृष्ठ से टकराता है, यानी जब प्रकाश किसी पॉलिशीदार वक्र पृष्ठ से टकराता है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में प्रकाश वापस लौट जाता है, इसे वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों एक बार और अच्छे से समझा रहे हैं। ये क्या है दोस्तों, वक्र पृष्ठ है, क्या है, वक्र पृष्ठ, और ये कैसा है, पॉलिशीदार है, इस पे इधर से पॉलिश किया गया है, ऐसे पॉलिश कर दिया गया है। देखिए तो ये कैसा तल है दोस्तों, पॉलिशीदार तल है, और कैसा है, वक्र है, यानी वक्र पृष्ठ, पॉलिशीदार वक्र पृष्ठ है। अब देखिए प्रकाश इधर से, सपोज दैट मान लीजिए हम टॉर्च बार रहे हैं, तो प्रकाश ऐसे जाएगा, तो यहाँ से टकराने के पश्चात प्रकाश पुनः उसी माध्यम यानी जिधर से गया उसी साइड लौट जाता है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन करता है। ऐसा नहीं टकराने के पश्चात इधर नहीं जाएगा, जैसे शीशा है, उस पर अगर आप टॉर्च बारेंगे तो प्रकाश इधर से जाएगा और शीशा पे टकरा कर फिर चमकेगा। जैसे घड़ी हो गया, हाथ में घड़ी होती है, तो देखते हैं कि प्रकाश उस पर आता है, तो उसको प्रकाश उसको आया और उस घड़ी पे पड़ा, उसके बाद परावर्तन होकर जाता है तो चमकता है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों आपको एक बार और समझाना है। देखिए जब घड़ी पे प्रकाश आता है तो घड़ी से टकराने के पश्चात उसका परावर्तन हो जाता है, जो चमकता है। देखिए गोल का दीवार पे चमकाते हैं, किसी के शरीर पे चमकाते हैं, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये परिभाषा हो गया है, देख लीजिए। जब प्रकाश किसी पॉलिशीदार वक्र पृष्ठ से टकराता है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसे वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वक्र, इसको बार बार इसलिए दोहराए हैं दोस्तों कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। जब प्रकाश, यानी जब यह प्रकाश किसी पॉलिशीदार वक्र पृष्ठ से टकराता है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यहाँ से आएगा, टकराएगा, इधर लौटेगा, यहाँ से आएगा, इधर लौटेगा, यहाँ से आएगा, इधर लौटेगा, यानी इसी माध्यम में वापस इसे वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन करेंगे। आपको याद हो गया होगा दोस्तों कि प्रकाश का वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। याद हो गया होगा कि वक्र पृष्ठ पे पॉलिशीदार वक्र पृष्ठ होगा, उस पर प्रकाश आता है तो उस पर टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है दोस्तों गोलीय दर्पण। अब बात आती है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण आपने देखा होगा, क्या, समतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसमें आप अपना सिंपल चेहरा देखते हैं, वो क्या होता है, एकदम समतल होता है, एकदम सीधा। जैसे
प्लास्तरा किया जाता है। एकदम समतल का मतलब होता है बराबर होता है, उसे कहते हैं समतल दर्पण। लेकिन यहाँ पे क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब वह गोल होगा, जैसे यह बकरी है ऐसे ही टेढ़ा होगा, जैसे गोल होगा। जैसे ये मान लीजिए ये गोलीय है, पूरा गोला नहीं रहेगा दोस्तों, ये गोला का एक भाग रहेगा। जैसे देखिए डॉट 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 करके यह एक गोला का भाग होता है, यानी गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे परिभाषा हम लिख दिए हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, अब देखिए इसमें हम परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। देखिए ये प्रकाश आ रहा है ना दोस्तों, कहाँ से टकरा रहा है, यहाँ से। तो यह जहाँ से टकराएगा उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। यहाँ से भी टकराएगा, यहाँ से, इस साइड जितना है ये सब क्या है दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ है। यानी उधर का परावर्तक पृष्ठ है और इधर का पालिशीदार है, इधर पालिश किया गया है। देखिए जैसे आप कहीं भी चित्र में दर्पण देखे होंगे तो ऐसे बनाए, और यहाँ से इधर के, इसका मतलब होगा कि इधर पालिश किया गया है, इधर पालिश यानी पेंट कर दिया गया, और प्रकाश का परावर्तन इस साइड से होगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय या बकरीय हो, बकरीय यानी टेढ़, तो वह दर्पण, यह दर्पण यानी शीशा है, यह क्या है दोस्तों, शीशा, और इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, गोलीय है। यही ना है परावर्तक पृष्ठ, इधर प्रकाश का परावर्तन हो, इधर से यह पालिश कर दिया गया, इसमें देखिए ये पालिश कर दिया गया, तो यह पालिशीदार तल हो गया, और यह परावर्तक तल हो गया या परावर्तक पृष्ठ हो गया। समझ में आ गया दोस्तों। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। या यह भी परिभाषा हम दे सकते हैं, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। क्या होता है दोस्तों, एक गोला का भाग होता है। एक गोला है, उसको जैसे मान लीजिए यह एक गोला हो गया, अब इसको यहाँ से काट के बनाया गया है, तो ये देखिए इतना हिस्सा ये मिटा दीजिए, तो ये बराबर हो गया। तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग भी हो सकता है, यह भी परिभाषा। या वह दर्पण यानी शीशा जिसका परावर्तक पृष्ठ, यानी जिधर से परावर्तक पृष्ठ, जिसका से हम चेहरा देखते हैं वो क्या होता है दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ। और शीशा के एक और पीछे देखेंगे ना तो उस पर पालिश किया गया रहता है। आप किसी शीशा पे आप देख लीजिएगा, दूसरे तरफ पालिश किया गया, तो यही ये पालिशीदार तल है, और इधर जो हम लोग का चेहरा बनता है इधर से हम लोग देखते हैं, तो ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। अब यह दो प्रकार से हो सकता है, एक तो यह हो सकता है कि ऐसे हो, और कि जिसका परावर्तक पृष्ठ इस बाहर की ओर, ये क्या है, बाहर के तरफ वक्रित हो, और एक इसको काटेंगे इतना, कितना, इतना, तो एक यह भी हो सकता है, और इस पर इधर पालिश रहेगा। इन दोनों में अंतर देखिए दोस्तों, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, मान लीजिए यह समतल दर्पण है, ठीक, तो इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है। देखिए इस तरह, जैसे यह इस तरह है, इसको ऐसे टेढ़ कर दिया गया है। देखिए मान लीजिए यह समतल दर्पण है, ठीक, अब इसको ऐसे टेढ़ किया गया है इस दर्पण को, ठीक, तो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, बाहर, इधर बोलेंगे हम लोग बाहर, इस साइड को हम लोग बोलेंगे यानी बाएं हाथ के तरफ को बोलेंगे बाहर, और दाहिने हाथ के तरफ को बोलेंगे अंदर। यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख ही दिए हैं, अवतल दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, यह दो प्रकार के आपको समझा दिए, एक ये प्रकार हो सकता है और एक ये प्रकार। तो अब देखिए अवतल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, यानी अंदर की ओर, अंदर किधर होगा दोस्तों, दाहिने साइड की तरफ वक्रित होगा। तो देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, देखिए इधर वक्रित है ना दोस्तों, इस साइड दाहिने हाथ के तरफ वक्रित है, तो इसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, दर्पण क्या दोस्तों, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे दोस्तों, जिसका परावर्तक पृष्ठ, यानी यह परावर्तक पृष्ठ हो गया और किधर वक्रित है, अंदर के तरफ, और समतल दर्पण ये हो गया, और इसी को
टेढ़ करके ऐसे बना दिया गया है, तो यह हो जाएगा अवतल दर्पण। अब ये देखिए कौन सा दर्पण हो रहा है दोस्तों। अब देखिए ये होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का परिभाषा हो जाएगा वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, बाहर यानी बाएं हाथ की तरफ, इस साइड। तो देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ इधर वक्रित है, तो इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या दोस्तों? उत्तल दर्पण। एक बार और आपको हम समझा देंगे उत्तल दर्पण और अवतल। देखिए क्या कह रहा है, अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, यानी परावर्तक पृष्ठ क्या है? अंदर की ओर वक्रित है ऐसे। और ये क्या है? पालिसीदार तल है। ये क्या है? पालिसीदार पृष्ठ है। और यह है परावर्तक पृष्ठ, इधर का है परावर्तक पृष्ठ। यह किधर वक्रित है? अंदर के तरफ। और दूसरा है उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है। तो एक दर्पण बनाएंगे जिसका बाहर की ओर, यह है परावर्तक पृष्ठ, यह किधर वक्रित है? बाहर, इस साइड बाहर के तरफ वक्रित है। और यह है पालिसीदार तल, इधर पालिश किया गया है। और ये परावर्तक पृष्ठ हो गया इस साइड का परावर्तक पृष्ठ और इस साइड का पालिसीदार पृष्ठ। अब चलते हैं अगला पॉइंट, देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट बता रहे हैं। अगला पॉइंट ये है कि इसमें कुछ बिंदु के बारे में बताएंगे, कुछ महत्व बिंदु का नाम देंगे कि किसको क्या कहते हैं। वीडियो थोड़ा दोस्तों लंबी हो रही है, तो आपको अगर लग रहा है कि बोर हो रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और थोड़ा अपना माइंड फ्रेश कर लीजिए इधर उधर टहल कर, फिर आके दोबारा वीडियो देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, तभी 95% से ज़्यादा नंबर आएगा। मेहनत करिए, मेहनत करने वाली की कभी हार नहीं होती दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा मेहनत थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़िए, आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। देखिए अगला पॉइंट क्या है, देखिए इसमें है ध्रुव। अब देखिए ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव यानी जो यह दर्पण है ना, दर्पण कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक। और यह कौन सा दर्पण है दोस्तों? इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, तो यह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यह क्या है दोस्तों? अवतल दर्पण। और इसका परावर्तक पृष्ठ देखिए दोस्तों बाहर के तरफ वक्रित है, तो इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। यह क्या है दोस्तों? उत्तल दर्पण। यह है अवतल दर्पण और यह है उत्तल दर्पण। अब देखिए इसके एक पॉइंट होता है, शब्द आता है ध्रुव। अब देखिए ध्रुव किसे कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक लेकर दर्पण है, यह एक गोला है। देखिए ये गोला है ना, इसको इतना काट लिया गया है, गोला से इतना काटा गया है। ये डाट देकर ऐसे दर्शाए हैं कि सपोज मान लीजिए ऐसे एक गोला था और इसमें से एक दर्पण काटा गया है, और ये ठीक ये भी एक गोला है उसमें से काटा गया है। इसका एक नाम आता है ध्रुव। तो जो दर्पण होता है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या दोस्तों? जो दर्पण है ना इसके मध्य बिंदु, तो यह दर्पण का मध्य बिंदु कहाँ पे होगा? यहाँ पे एकदम बीच में, इसको कहते हैं ध्रुव। यानी इस बिंदु को क्या नाम देते हैं हम लोग? ध्रुव। इसे किस से प्रदर्शित करते हैं? P से। और यहाँ पे भी देखिए इस अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। यहाँ पे इसका मध्य का मतलब एकदम बीचों बीच एक बिंदु होगा, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं दोस्तों? ध्रुव। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? यानी P से P का मतलब हो गया ध्रुव। अब इसको देखिए लिख दिए हैं, यहाँ पे देखिए ध्रुव। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में दोनों दर्पण आ जाएगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, यानी जो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु या केंद्र, केंद्र का ही मतलब होता है उसके बीच, यानी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब देखिए वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, केंद्र का नाम सुने होंगे दोस्तों। केंद्र का मतलब होता है एकदम इसके बीचों बीच, यहाँ पे इस पूरे गोले के बीच के बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं?
यानी अवतल दर पर जिस गोले का भाग होता है, अवतल दर पर किस गोले का भाग है, इस गोले का भाग है, तो इसके केंद्र को हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि गोलीय दर पर जिस गोले का केंद्र होता है, जिस गोले का, जैसे ये केंद्र है, उसको हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र। देखिए यहाँ पे परिभाषा में लिखे हैं गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग, यह गोलीय दर्पण किस गोले का भाग है, ये पूरा गोला का भाग है, यह पूरा गोला के भाग है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। केंद्र का मतलब बीच, यानी इसको केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, और इसको केंद्र को कहेंगे वक्रता केंद्र। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, सी से इसे प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं वक्रता केंद्र। क्या दोस्तों, वक्रता केंद्र। इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। समझ में आ रहा है दोस्तों, आपको एकदम क्लियर, आपको समझ में आ रहा है, सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ध्रुव किसे कहते हैं, तो जो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यह लिख दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा ताकि आप रिवीजन करते रहें। अब आ जाता है अगला पॉइंट, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं दोस्तों, देखिए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, यानी इसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इस रेखा का क्या नाम है, वक्रता त्रिज्या। इसमें भी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। यह क्या है, वक्रता त्रिज्या। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, आर से। किससे दोस्तों, आर। इसका क्या नाम है, आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको कहते हैं वक्रता, लिख दे रहे हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं वक्रता त्रिज्या। देखिए यहाँ पे परिभाषा आप देख लीजिए, दर्पण के ध्रुव यह है तथा वक्रता त्रिज्या है के बीच की दूरी यही ना है दोस्तों, की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यही वक्रता त्रिज्या, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है हम लोगों का मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष, क्या दोस्तों, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, दर्पण के ध्रुव हो गया, यहाँ से इधर सीधे आइए, कहाँ पे, केंद्र पे, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को, जैसे ये सीधी रेखा, ऐसी सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाए, इसे कहते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव या दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी सीधा रेखा, यहाँ से यह सीधा रेखा, यहाँ पे भी ऐसे आएगा, यानी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी यह मुख्य अक्ष है दोस्तों, यहाँ से यहाँ मुख्य अक्ष, यहाँ से यहाँ मुख्य अक्ष। यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं मुख्य अक्ष। एक बार और आप लोग को समझा दे रहे हैं, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, इसमें भी दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक, वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण या दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यह भी दर्पण जिस गोले का भाग होता है, इस गोले का यह केंद्र है, केंद्र का मतलब बीच, इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से होकर जाने वाली सीधी रेखा, यहाँ से जाने वाली सीधी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं।
अगर इतना आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा। अगर आपको लग रहा है कि दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। आप बोर हो रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर वीडियो को क्या थोड़ी देर बाद अपना माइंड फ्रेश करते रहिए, बीच में अपना माइंड फ्रेश करते रहिए। आपको बिल्कुल, अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है पूरा, तब तो बहुत अच्छी बात है। क्या दोस्तों, आप समझिए कि एकदम बहुत बेस्ट है, बेस्ट। अगर आपको समझ में आ रहा है ऐसे तो, नहीं तो आप बीच में अपना माइंड फ्रेश करते रहिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब अगला पॉइंट को आप लोग समझिए। देखिए ये क्या है दोस्तों, मुख्य अक्ष, यह है ध्रुव और यह है वक्रता केंद्र। अब मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर का मतलब होता है एकदम इसके जस्ट ऊपर से एकदम सीधा। क्या दोस्तों, एकदम सीधी रेखा, यही है मुख्य अक्ष के समांतर। मान लीजिए ऐसे प्रकाश, यहाँ पे एक टार्च है, टार्च बारा गया, प्रकाश किरणें ऐसे आ रही है, ठीक। बताइए, आप ध्यान से देखिएगा, एकदम बिल्कुल यहाँ से टार्च बारा गया, प्रकाश किरण। अब यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा दोस्तों, जब टकराएगा प्रकाश किरण तो क्या ऐसे चला जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे तो इस साइड जाएगा नहीं। और टकराने के पश्चात क्या होगा, इधर मुड़ जाएगा। प्रकाश का परावर्तन में आप पढ़े हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशीदार तल, तो यह अवतल दर्पण है, तो वो दर्पण है तो चिकना या पालिशीदार तो है ही है ना, तभी ना प्रकाश का परावर्तन होगा। तो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, या टकराने के पश्चात प्रकाश का परावर्तन के बाद क्या होगा, प्रकाश किधर मुड़ेगा आप बताइए। इधर टेढ़ा है तो इधर मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के किस बिंदु मिल रहे, यहाँ पे। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से टकराने के बाद इधर मुड़ गई ना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलती है, यहाँ पे मिल रही है, इसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, पढ़िए आप यहाँ से। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा है, क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी जो अवतल दर्पण से यहाँ टकराने के बाद इसका परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, इसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस का परिभाषा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण, यह क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, इसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब आ जाते हैं यही उत्तल दर्पण में। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, देखिए आप लोग, उत्तल दर्पण में इधर प्रकाश हमेशा इधर से आएगा, इस साइड से। कहाँ से आएगा दोस्तों, हमेशा बायां तरफ से प्रकाश आएगा, ये आप याद रखिए, प्रकाश हमेशा बायां तरफ से आएगा। तो प्रकाश इधर से आया, इसमें यहाँ से टकराया, तो अब बताइए टकराने का पश्चात क्या ऐसे आएगा, नहीं, क्योंकि इधर तो पॉलिश कर दिया गया है। टकराने का पश्चात ऐसे मुड़ेगा नहीं, क्योंकि यह ऐसे टेढ़ा है तो यह ऐसे मुड़ जाएगा। क्या, प्रकाश इधर टकराएगा तो इधर ना बकरी है तो वह इधर मुड़ जाएगा। तो अब बताइए क्या मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिल रहा है, नहीं, इधर से आया उधर गया। तो इसमें एक बात और, आप यहाँ से अगर प्रकाश किरणें को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह इसका सीधा है, आप क्या यहाँ से आ रहा है, आपको लगेगा कि प्रकाश किरणें ऐसे जा रही है। तो इसको पीछे तक मिलाते हैं तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब इसका परिभाषा देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, जो परावर्तन के पश्चात इस प्रकार मुड़ जाती है, इस प्रकार मुड़ जाती है कि लगता है कि मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर आ रही है। यहाँ से कोई देखेगा इतना नहीं रहेगा, ठीक, और यहाँ से कोई देखेगा तो यही ना कहेगा कि यह सीधे मुख्य अक्ष के कोई बिंदु से आ रही है। तो जो लगता है कि जिस बिंदु से आ रही है उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम
उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिख दी है। देखिए परिभाषा क्या है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, यह मुख्य अक्ष है। यह क्या है दोस्तों, मुख्य अक्ष। और इसके समांतर, यह क्या है, इसके जस्ट समांतर का मतलब होता है इसके बीच की दूरी बराबर रहेगा प्रत्येक जगह पर। यहाँ पे जितनी दूरी है यहाँ पे, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण इस प्रकार परावर्तित होती है कि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें यहाँ से इस प्रकार इधर परावर्तित, यहाँ से टकराएगा तो इधर, टकराने का पश्चात तुरंत इधर परावर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार परावर्तित होती है कि यहाँ से देखने पर जैसे आपसे लगेगा कि यह मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आ रही है, तो इस प्रकार परावर्तित होती है कि यह मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्या दोस्तों, यह जो प्रकाश किरणें यह इधर जा रही है वो कैसे प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो रही है कि यह मुख्य अक्ष है इधर, उसके एक बिंदु से क्या हो रही है, आ रही है। आती, वास्तव में आ नहीं रही है लेकिन आती हुई प्रतीत हो रही है। उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को, यह इसी बिंदु से यह जाता हुआ प्रतीत हो रहा है और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों फोकस दूरी। क्या दोस्तों, फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं, देखिए दर्पण के ध्रुव, दर्पण का ध्रुव कौन है, ये इस दर्पण का ध्रुव यह है और इस दर्पण का ध्रुव यह है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, कहाँ की दोस्तों, मुख्य फोकस, यही ना है, इसका यह मुख्य फोकस है और इसका यह मुख्य फोकस, और इसकी बीच की दूरी यही ना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही है इसकी बीच की दूरी, और इसकी मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। यानी फोकस दूरी किसको कहते हैं, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसे छोटा लेटर वाला एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे भी छोटा लेटर वाला एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आपको मुख्य फोकस और फोकस दूरी भी समझ में आ गया होगा। फोकस दूरी, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को जरूर देखते रहिए, अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए आपको सब चीज़ समझ में आएगा, मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा। अब देखिए गोलीय दर्पण के यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, फोकस दूरी, यहाँ पे रहेगा फोकस, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करता है, एफ, तथा वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है। गोलीय दर्पण के फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर की क्या होती है, ये आधी होती है, यानी एफ वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। फोकस दूरी एफ बराबर वक्रता त्रिज्या आर बटे 2, यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधी का मतलब उसमें 2 का भाग दे देंगे तो वो आधा हो जाएगा। जैसे 10 का है, 10 का आधा 5 होगा, तो 10 में 2 से हम भाग दे देंगे। जैसे 10 है, 10 में हम 2 से भाग दे देंगे तो 2 पचे 10, यानी किसी भी संख्या में हम 2 से भाग दे देंगे तो उसका आधा हो जाता है। देखिए यहाँ पे यह क्या है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वक्रता त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कम है और वक्रता त्रिज्या ज्यादा है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, वक्रता त्रिज्या, और फोकस दूरी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी है। तो फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यानी ये आर दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, और यहाँ से केवल इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी एफ है। तो इतनी दूरी क्या होगी, इसकी आधा होगी। यानी फोकस दूरी एफ बराबर वक्रता त्रिज्या आर बटे 2। अब चलते हैं दोस्तों अगला पॉइंट पे। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसे आपने देखा होगा समतल दर्पण, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें प्रतिबिंब बनता है। जो हमारा अंदर चित्र दिखता है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो हमारा प्रतिबिंब किसमें बनता है, वो समतल दर्पण है। जो हम चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं वो क्या होता है, समतल दर्पण में। और यहाँ पे क्या होगा, गोलीय दर्पण, यानी जो दर्पण या शीशा गोल होगा उसकी हम क्या करेंगे,
उसके द्वारा प्रतिबिंब के बनने के बारे में सीखेंगे कि उसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है। आपने समतल दर्पण में देखा होगा कि प्रतिबिंब बनता है कैसे, आपके सामने सीधा बन जाता है, जैसे आप देखते हैं उस शीशे में भी वैसे ही दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। सबसे पहला इसमें कुछ मुख्य तथ्य है जो प्रतिबिंब बनने से पहले जानना जरूरी है कि किरण आरेख कैसे आता है कैसे जाता है, तो हम इसको बता दे रहे हैं, तो फिर उसको हम बताएंगे। देखिए पहला इसमें हम समझा देते हैं। देखिए क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, जो यह क्या है दोस्तों, मुख्य अक्ष और इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही है और यहाँ से टकराने के पश्चात क्या होगी दोस्तों, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, यहाँ से आ रही है और यहाँ से दर्पण पे टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यह पहला पॉइंट आपको याद रखना है। इसके पहले भी हम बताएं कि क्या होता है मुख्य फोकस की परिभाषा में, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, यानी यहाँ से परावर्तन के पश्चात, यहाँ पर टकराने के पश्चात परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाता है। अब देख लीजिए यह क्या कौन सा दर्पण है दोस्तों, अवतल दर्पण। यह है अवतल दर्पण और यह क्या है दोस्तों, उत्तल दर्पण। अब देखिए इसमें मुख्य अक्ष के समांतर क्या दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें इस प्रकार परावर्तित होती है कि इस प्रकार यह परावर्तित हो जाती है कि प्रतीत होता है कि मुख्य अक्ष के एक बिंदु से, यह मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से जा रही है, ऐसे जा रही है ना, तो यह किससे होकर जाती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे प्रकाश किरण इधर से आई और यहाँ पे टकरा गई, इस साइड बकरित है, ऐसे बकरित है, तो उधर क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, ऐसे इधर जा रही है परावर्तित हो जाती है। तो यह ऐसा प्रतीत होता है, इधर से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती है, उसे फोकस कहते हैं। देखिए इसका हम परिभाषा लिख दिए। देखिए गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, गोलीय दर्पण, ये हो गया गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के सामने, मुख्य अक्ष के सामने, मुख्य अक्ष के यही ना है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर, यही है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, यही प्रकाश किरण आने वाली है अपवर्तन के पश्चात, यानी यहाँ से सूर्य यहाँ से टकराएगा, परावर्तन के पश्चात यानी बाद, यानी टकराने के बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाता है। जो अवतल दर्पण है, यह अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाता है तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जो ये परावर्तित किरणें है, यह क्या प्रतीत होती है कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आ रही है। यहाँ पे क्या प्रतीत होती है, परावर्तित किरणें, यही ना परावर्तित किरणें है, तो यह प्रतीत होती है कि मुख्य फोकस से, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आ रही है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट इसका क्या है। देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट इसके उल्टा है। क्या है दोस्तों, यह इसमें क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो मुख्य फोकस से होकर जा रहा है, और इसमें होगा कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाला प्रकाश किरण, जैसे अब इधर से प्रकाश किरण जाएगा, यहाँ से प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें यहाँ से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। यहाँ से यह इधर से गया, यहाँ से टकराया और इधर चला गया, और इसमें इधर से आ रहा था और यहाँ पे टकराकर मुख्य फोकस से होकर जा रहा था, और यहाँ पे यह मुख्य फोकस से होकर जा रहा है, उसके बाद यहाँ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है। और इसमें दोस्तों देखिए जो यहाँ से जो किरण चली है मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें, यह किधर आती हुई प्रतीत हो रही है दोस्तों, मुख्य फोकस की ओर। देखिए ऐसे ऐसे यह लग रहा है ना कि मुख्य फोकस की ओर आ रही है, लेकिन यहाँ से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। जैसे ऐसे किरण आ रही है और यह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह मुख्य फोकस से होकर जाएगा, लेकिन बीच में क्या है,
दर्पण है, तो दर्पण से प्रकाश क्या होती है, परावर्तन होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए हम परिभाषा इसका लिख दिए। देखिए इसका परिभाषा, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, यह क्या है, अवतल दर्पण। अवतल क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण। और यह क्या है दोस्तों, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक। तो देखिए अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, यह है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर, यही ना मुख्य फोकस है, इसी को होकर जाने वाली प्रकाश किरण। तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण। और उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर, यह किधर आ रही है दोस्तों, देखिए यह मुख्य फोकस की ओर, लेकिन यहाँ से क्या हो जा रही है, परावर्तन हो जाएगी, लेकिन मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह दोनों किरणें क्या हो जाती है, यहाँ से यह परावर्तन होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, और यहाँ से इसकी परावर्तन हो जा रही है तो यह यहाँ से इधर मुड़कर मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो इसके 4 पॉइंट होते हैं, तो 2 पॉइंट हो गया और 2 पॉइंट है, और वो एकदम बिल्कुल आसान पॉइंट है। वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा, आपको सारी चीज अच्छी तरह समझा दिया जाएगा। नोट्स के लिए लास्ट में व्हाट्सएप नंबर आएगा, वहां पे ऑल सब्जेक्ट की आपको ऑल सब्जेक्ट तैयारी कराई जाएगी। अब देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट यह है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा है। जो यह वक्रता केंद्र यह सी है और ए है क्या, वक्रता केंद्र ए सी। तो वक्रता केंद्र यहाँ से जो प्रकाश किरण ऐसे आएगी, जो ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो वह प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात ऐसे आएगी और ऐसे ही चला जाएगा, यानी जिस पथ पे आएगा उसी पथ पे पुनः वापस लौट के चला जाएगा। जैसे देखिए यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है और वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, और यहाँ से टकराएगा, इधर आ रही है, और टकराने के पश्चात पुनः इसी पथ पर यानी इसी रास्ता पर पुनः वापस चला जाएगा। जैसे आएगा वैसे ही टकरा कर चला जाएगा। और यह कौन सा दर्पण है दोस्तों, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, दर्पण, क्योंकि यह अंदर की ओर वक्रित है और यह है बाहर की ओर वक्रित, तो यह है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों, आपको समझ में आएगा। और उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर, यह किधर जा रही है दोस्तों, वक्रता केंद्र की ओर। यहाँ से लग रही है ना कि वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, तो जो वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है वो अभी यहाँ से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जो यहाँ से आएगी, यहाँ से तो लग रही है कि यह कहाँ पे जाएगी, वक्रता केंद्र पर, लेकिन यह वक्रता केंद्र पर न जाकर यहाँ से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस यानी उसी पथ पे लौट जाता है। देखिए हम इसको लिख दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, यह अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें तथा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण, यह उत्तल दर्पण के किधर आ रही है, वक्रता केंद्र की ओर आ रही है। वास्तव में तो इधर आ रही नहीं, लेकिन इसके तरफ, इसके की ओर आ रही है। परावर्तन के पश्चात यानी इसकी ओर आने वाली, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जैसे आएगी वैसे चले जाती है, जैसे आ रही है वैसे ही टकराने के पश्चात चले जा रही है, और यहाँ पे भी जैसे आ रही है वैसे टकराने के पश्चात चली जा रही है। यानी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें पुनः वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अब लास्ट पॉइंट रह गया है दोस्तों, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है दोस्तों, यह कौन सा बिंदु होती है दोस्तों, ध्रुव। क्या होती है दोस्तों, इसका क्या नाम है, ध्रुव। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, ध्रुव। क्या दोस्तों, ध्रुव। ध्रुव इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको भी
पी से प्रदर्शित करती है, कोष्टक है। देखिए तो अवतल दर्पण, यह कौन सा दर्पण है दोस्तों? अवतल दर्पण। और ये उत्तल दर्पण, ठीक, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष है ना, इसके तिरछी दिशा में ध्रुव पर ऐसे तिरछी दिशा में आने वाली प्रकाश किरणें तिरछा ही दिशा में मुख्य अक्ष के दूसरे तरफ परावर्तित हो जाती है। यानी ऐसे तिरछा आएगा तो तिरछा ही परावर्तित हो जाएगा। और यहाँ पे भी मुख्य अक्ष से तिरछा जब आएगा कहाँ पे? ध्रुव पे, तो तिरछा ही परावर्तित हो जाता है। देखिए इसको भी हम लिख दे रहे हैं। देखिए यह भी लिख दिया गया है। देखिए अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के बिंदु P, यह अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के दोनों दर्पणों के बिंदु P की ओर, किधर दोस्तों? बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में, यह मुख्य अक्ष है, तिर्यक यानी तिरछा, मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में यानी तिरछा दिशा में आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली तिर्यक यानी तिरछा दिशा में आने वाली प्रकाश किरणें तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। यानी तिरछा आ रही है तो तिरछा ही परावर्तित हो जाती है। अब ये 4 पॉइंट हो गया दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए। अब हम बताएंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है दोस्तों। प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, क्या क्या, सारी चीजें आपको अच्छी तरह समझा दिया जाएगा। बस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो जैसे कि दोस्तों हमने आपको पहले ही प्रतिबिंब के बारे में बता दिया। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब जो दर्पण में बनता है वो आपका क्या है दोस्तों? आपका वो प्रतिबिंब है, आप वस्तु है, आप क्या है? एक वस्तु के भांति कार्य करते हैं और आपका प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। देखिए प्रतिबिंब के बारे में, देखिए गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी जब गोलीय दर्पण से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें जहां मिलती है वहीं प्रतिबिंब बनता है। यानी 2 प्रकाश किरणें इधर से आ रही है और इधर से भी जा रही है और कहीं से आकर अगर मिल जा रही है तो प्रतिबिंब वही बनेगा जहां प्रकाश किरणें मिलेगी। इसको आइए देखिए अच्छी तरह समझाते हैं। देखिए आगे देखिए कैसे प्रकाश किरणें मिल रही है और कैसे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो अंदर की ओर वक्रित होता है उस दर्पण द्वारा, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के बारे में बात करेंगे। देखिए अवतल दर्पण की स्थिति 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। कितने? 6। अब हम बताएंगे कौन कौन सा 6 स्थिति है। तो आप वीडियो को देखते रहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा वीडियो को पॉज कर दीजिए और माइंड फ्रेश करके इधर उधर टहल लीजिए और माइंड फ्रेश कर लीजिए, फिर दोबारा से इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मेहनत करिए कुछ मिलेगा, मेहनत करिए कुछ जरूर मिलेगा। देखिए इसको हम बता रहे हैं। पहला स्थिति, देखिए दोस्तों पहला स्थिति यह है कि जब वस्तु कहाँ पे रहेगा। देखिए जब वस्तु या बिंब, वस्तु यानी जो जिसका प्रतिबिंब बनाना है, यानी दर्पण में आपका प्रतिबिंब बनता है तो आप वस्तु के भांति काम कर दे या बिंब। तो जब वस्तु या बिंब यानी कोई वस्तु अनंत पर हो, अनंत का मतलब होता है बहुत दूर, अनंत का मतलब होता है दोस्तों बहुत दूर। यहाँ से मान लीजिए आप हैं, वहां से अनंत वहां तक है जहां तक आप सोच सकते हैं, जहां तक आप देख सकते हैं, वहां तक जहां तक आपका सोच बंद हो जाती है वहां पे अनंत। अनंत का मतलब बहुत दूर दोस्तों, बहुत दूर, वो है अनंत। तो सपोज अनंत, तो मान लीजिए जो अनंत है बहुत दूर है क्या दोस्तों, तो वहां से कोई चीज आएगा तो आपको लगेगा कि एकदम सीधा ही आ रहा है। क्या दोस्तों, बहुत दूर से अगर कोई चीज आ रहा है, अगर टेढ़ा भी आए तो आपको लगेगा कि एकदम सीधा आ रहा है। क्या दोस्तों, सीधा। तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, यानी यह सीधा आती हुई और यहाँ से जब दर्पण से टकराएगा तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा। यहाँ से भी ऊपर नीचे और यहाँ से प्रकाश किरणें आएगा, यह भी मुख्य फोकस से होकर जाएगा। तो प्रकाश किरणें मिल कहाँ रही है दोस्तों, मुख्य फोकस पर। एक बार और ध्यान से समझिए दोस्तों। ऐसे मान लीजिए यह क्या है, अवतल दर्पण, इस पे किसका प्रतिबिंब बनाना है। मान लीजिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं, जो अवतल दर्पण है उससे मान लीजिए बहुत दूर, बहुत दूर, लगभग अनंत का मतलब ये होता है जहां तक आप देख सकते हैं उसके बाद होता है अनंत।
तो वहां से जब प्रकाश किरणें आएगी, तो जो प्रकाश किरणें आएगी, सबसे पहले हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि वस्तु दिखता क्यों है हमें। तो वस्तु दिखता इसलिए है कि जब प्रकाश किरणें कोई वस्तु यानी आप पे पड़ेगी या कोई वस्तु पे पड़ेगी, तो वहां से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण हमें वस्तु दिखती है। अंधेरा में वस्तु नहीं दिखती है क्योंकि वहां पे प्रकाश होता नहीं है और वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होता नहीं है। सपोज अंधेरे में आप है और टार्च बांटते हैं तो प्रकाश जाता है और उस वस्तु पे क्या होता है, टकराता है, और टकराने के बाद आपकी आंखों पर पड़ता है तो वो प्रतिबिंब दिखता है। तो इसमें भी प्रतिबिंब उसी तरह बनेगा। प्रकाश किरणें आएगा, कहाँ से आएगा दोस्तों, अनंत से। तो अनंत से आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें यहाँ से टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी दोस्तों, क्या दोस्तों, प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर। कहाँ पे दोस्तों, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर। और प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, देखिए एकदम एक बिंदु के समान इतनी छोटी, क्या दोस्तों, एकदम इतनी सा एक बिंदु के समान। तो प्रतिबिंब का साइज क्या है, बहुत छोटा। छोटा तो है लेकिन बहुत छोटा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बहुत छोटा। प्रतिबिंब की साइज क्या है दोस्तों, बहुत छोटा। और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति क्या है, यानी उल्टा है या सीधा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक बिंदु के समान बन रहा है, तो बिंदु उल्टा हो या सीधा, इसको हम लिख सकते हैं बिंब सीधा बन रहा है, सीधा। प्रकृति कैसी है दोस्तों, सीधा। अब चलते हैं दूसरी स्थिति के तरफ। देखिए दोस्तों, दूसरा स्थिति है जब वस्तु यानी वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अनंत कहाँ पे, इधर बहुत दूर, और वक्रता केंद्र यहाँ पे होती है, यानी वक्रता केंद्र और इधर अनंत के बीच। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु, आप ही खड़ा हो सकते हैं या कोई गाड़ी है, कोई भी वस्तु यहाँ पे रखी है, ठीक। तो अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखिए इससे एक समांतर प्रकाश किरणें जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है सूर्य। यहाँ से ये जाएगा यहाँ पे, यहाँ से टकरा कर ऐसे जाएगा, ठीक। और दूसरा प्रकाश किरणें किससे जाएगा दोस्तों, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। किससे दोस्तों, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें। अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगा तो टकराने के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। तो प्रकाश किरणें कहाँ मिल रही, देखिए यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें है और यह वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें यहाँ पे मिल रहा है। तो प्रतिबिंब ये यहाँ पे बनेगा इतना बड़ा। क्या बनेगा दोस्तों, इतना बड़ा। अब देखिए इस प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। देखिए प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। कहाँ पे बन रहा है दोस्तों, मुख्य फोकस, यही ना है, मुख्य फोकस के बीच में, यानी मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच में, ठीक। अब देखिए अगला पॉइंट है प्रतिबिंब की साइज। अब बताइए प्रतिबिंब इससे बड़ा बन रहा है या छोटा, छोटा बन रहा है दोस्तों। देखिए यह इतना बड़ा है, देखिए इतना बड़ा और यह इतना बड़ा, तो प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, छोटा। यानी जो बिंब से क्या है, बिंब यानी वस्तु से छोटा है। अब देखिए उल्टा बन रहा है या सीधा, प्रतिबिंब की प्रकृति यानी यह उल्टा बन रहा है या सीधा। देखिए इसका यह ऊपर है और इसका यह सिरा नीचे है, तो बन क्या रहा है दोस्तों, उल्टा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, उल्टा बन रहा है। अब चल रहे हैं तीसरा पॉइंट पे। देखिए दोस्तों तीसरा पॉइंट है जब वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र यानी यहाँ पे वक्रता केंद्र पर हो। तो अब देखिए यहाँ से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे,
तो यह प्रकाश किरण यहाँ आएगा और यहाँ से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा। अब देखिए दूसरा किरण कहाँ से भेजेंगे। मान लीजिए यहाँ से तो हम लोग अब भेज नहीं सकते हैं, कहाँ से, वक्रता केंद्र से एक मुख्य अक्ष के समांतर भेज दिए। और दूसरा प्रकाश किरण इसके तिर्यक दिशा में ऐसे भेज देंगे, यानी यह मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में ऐसे प्रकाश किरण आती है ना, एक तिर्यक, तो यहाँ से टकराने के पश्चात क्या होती है, तिर्यक दिशा में ही चली जाती है। कहाँ पे दोस्तों, तिर्यक दिशा में ही चली जाती है। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है क्या, यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो स्थिति क्या होगी, यह कहाँ पे बन रही है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। देखिए एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा, और यह तिर्यक भेज देंगे ऐसे तिर्यक, तो वह तिर्यक ही चला जाता है। क्या, जब तिर्यक भेजते हैं बिंदु P, यहाँ पे बिंदु P होता है ना ध्रुव, तो तिर्यक दिशा में आती है क्या दोस्तों, तिर्यक, तो तिर्यक दिशा में चले जाते प्रकाश किरण यहाँ पे मिल रही, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। अब देखिए प्रतिबिंब की साइज क्या होगी, इसके बड़ा ही, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ही, यानी बराबर, किसके बराबर, बिंब के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखिए प्रकृति क्या होगा, प्रकृति है तो उल्टा ही बना है। देखिए इसका ये ऊपर है और ये नीचे है, जब ऊपर का नीचे हो जाता है तो क्या बन जाता है, उल्टा। प्रकृति क्या होगी, उल्टा। अब पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, अब वस्तु कहाँ है दोस्तों, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, यानी यहाँ पे मान लीजिए प्रतिबिंब है, तो एक प्रकाश किरण क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, तो यह मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा, यहाँ से टकराने के पश्चात ऐसे होकर चला जाएगा। ठीक, अब दूसरा प्रकाश किरण या तो यह तिर्यक भेज सकते हैं या वक्रता केंद्र से होकर भी भेज सकते हैं। क्या दोस्तों, तिर्यक ही भेज दीजिए, यहाँ से तिर्यक दिशा में भेजेंगे तो तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाएगा। देखिए ये किरण आगे नहीं, यहाँ पे मिल रही है आगे बढ़ाने पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। तो प्रतिबिंब की स्थिति है कहाँ पे बन रहा है दोस्तों, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इधर क्या है, अनंत है, और यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र। तो बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, प्रतिबिंब की स्थिति में वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, कहाँ पे बन रहा है दोस्तों, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। अब देखिए प्रतिबिंब की साइज, जो यह प्रतिबिंब बन रहा है वह साइज में क्या है, इसके बराबर है या बड़ा, इससे बड़ा है। देखिए इतना बड़ा बना है और ये इतना छोटा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बड़ा। क्या बन रहा है दोस्तों, बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। और प्रकृति क्या है, प्रकृति उल्टा ही है, इसका ये ऊपर है तो इसका ये नीचे है, तो प्रकृति हो गया उल्टा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पांचवा स्थिति है जब बिंब मुख्य फोकस पर हो। मुख्य फोकस को क्या है दोस्तों, यह है क्या, मुख्य फोकस। तो बिंब कहाँ पर हो, यहाँ पे मुख्य फोकस पर ऐसे वस्तु हो, कैसे, ऐसे मुख्य फोकस पर यहाँ पे बिंब या वस्तु हो, तब एक प्रकाश किरण है तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आएगा और यहाँ पे दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा। और दूसरा प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में बिंदु P यानी ध्रुव के तरफ आएगा और तिर्यक दिशा में ही परावर्तन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रकाश किरण समांतर हो जा रहे हैं, यानी इनकी बीच की दूरी बराबर है, जितना दूरी यहाँ पे है उतना ही दूरी यहाँ पे और उतना ही दूरी ये आगे तक चला जाएगा। तो दोस्तों ये आगे कभी मिलेगा ही नहीं। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब कोई समांतर रेखा मिलता नहीं है तो वो कहाँ पर जाके मिलता है, अनंत पर। अनंत यानी बहुत दूर जाके मिलेगा। तो जब बिंब मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। अनंत यानी बहुत दूर, जहाँ तक हम लोग सोच सकते हैं उससे भी दूर बनेगा, वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो स्थिति का क्या होगी दोस्तों, वो कहाँ पे बन रहा है, स्थिति अनंत पर।
अनंत स्थिति क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। और साइज क्या होगा दोस्तों, देखिए जितना इधर जाएगा उतना बड़ा होगा, तो साइज इसका बहुत बड़ा होगा। बड़ा तो होगा लेकिन बहुत बड़ा, बहुत साइज क्या होगा दोस्तों, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अब देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति क्या होगी, उल्टा, उल्टा। और एक और बात दोस्तों, इसमें इससे पहले हम 4 पॉइंट बताए हैं, चारों पॉइंट का प्रतिबिंब भी क्या है, वास्तविक है। क्या दोस्तों, वास्तविक। वास्तविक का मतलब होता है वास्तव में, वास्तव में है, कल्पना नहीं किया जा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कल्पना कर लीजिए कि कुछ है, लेकिन यहाँ पे कुछ कल्पना नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वास्तव में बन रहा है, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में बन रहे हैं। तो प्रतिबिंब की प्रकृति एक उल्टा भी है, क्योंकि इसका सिरा यहाँ पे ऊपर है, तो अनंत पर बनेगा तो नीचे हो जाएगा, तो क्या है, उल्टा है और वास्तविक है। अब आते हैं लास्ट पोजीशन, यानी लास्ट जो है 6ठा नंबर पे, देखिए क्या है। देखिए 6ठा नंबर, जब बिंब मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, ध्रुव यह है P और मुख्य फोकस F, अब इसके बीच यहाँ पर हो, तो एक किरण क्या होगी दोस्तों, यहाँ से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा, और दूसरा प्रकाश किरण तिर्यक आएगा और यहाँ से टकराने के पश्चात, अब देखिए दोस्तों प्रकाश किरण यहाँ से क्या हो रही है, फैल रही है, समांतर नहीं है। यहाँ पर तो समांतर जा रही थी तो अनंत पर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है दोस्तों, यह फैल रही है। तो जब फैल रही है तो जितना इधर आएगी, यह जैसे मान लीजिए यह किरण ऐसे आ रही है, फैल रही है, तो ये ऐसे चली गई, और ये प्रकाश किरणें ऐसे आ रही है, तो और ज्यादा प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, फैल रही हैं, तो ये आपस में कभी नहीं मिलेगी। इसलिए इसको पीछे की तरह डाट 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 ऐसे ले जाते हैं, जैसे ये प्रकाश किरणें है ऐसे लेकर जाए और ये प्रकाश किरणें को ऐसे लेकर जाएंगे, तो पीछे एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, वास्तव में मिल नहीं रही है दोस्तों, इधर तक कभी मिलेगी ही नहीं, तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन इसको डाट 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 कर, जैसे यहाँ पे कल्पना किया जा रहा है, यहाँ पे तो सब प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही थी, तो प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कल्पना किया जा रहा है। तो कहाँ पे मिल रही है, काल्पनिक रेखा यहाँ पे, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर। कहाँ पर बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर। अब देखिए इसकी स्थिति क्या होगी, इसकी स्थिति है दर्पण के पीछे, यही ना है दर्पण, यह क्या है, अवतल दर्पण के किस साइड, पीछे बन रही है, तो यानी स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रही है। अब देखिए इसकी साइज क्या होगी, साइज तो है इससे बड़ा है, क्या है दोस्तों, ये इतना छोटा और ये इतना बड़ा बन रही है, तो साइज क्या है, बड़ा, यानी वस्तु से, यहाँ पे लिख देंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब देखिए प्रकृति, प्रकृति क्या है, यह उल्टा है या सीधा, देखिए इसका ऊपर सिरा यहाँ पे, इसका भी ऊपर सिरा बराबर है, तो यह क्या बन रहा है दोस्तों, सीधा बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, सीधा। और देखिए यह क्या है, वास्तविक है या काल्पनिक, यहाँ पे क्या है, यह काल्पनिक है, क्योंकि यहाँ वास्तव में प्रकाश किरणें मिल नहीं रही हैं, इधर फैल रही हैं, तो यह कल्पना किया जा रहा है कि प्रकाश किरणें यहाँ मिलेगी, तो यह क्या है, काल्पनिक, काल्पनिक, यह क्या है दोस्तों, काल्पनिक है। और इधर जितना प्रतिबिंब बन रही थी वो वास्तव में मिल रही थी, तो इसलिए वो वास्तविक है और ये काल्पनिक है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हो गया। और अब देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति 2 होती है, जैसे इसमें 6 स्थिति थी और इसमें अब केवल कितनी स्थिति होंगी दोस्तों, 2, केवल 2 स्थिति होंगी। देखते हैं अब वो 2 स्थिति क्या क्या है। अब देखिए दोस्तों पहला क्या है, जब बिंब अनंत पर हो, अनंत पर हो यानी बहुत दूर हो, तो मान लीजिए यह दूरी यहाँ से यह बहुत दूर हो, क्या है दोस्तों, ये बहुत दूर पे है, बहुत दूर पे है, बहुत दूर, अनंत है, अनंत बहुत दूर है। अनंत कहते हैं ना लोग, इसका कोई अंत नहीं है, उसे अनंत कहते हैं। अनंत का मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है।
तो अब देखिए अनंत से, तो ये अनंत से जब प्रकाश किरणें आएंगी तो क्या आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो यह ऐसे प्रकाश किरणें आ रही है तो यह टकराने के पश्चात ऐसे परावर्तन हो जाएगी। तो यह क्या लगेगी कि मुख्य फोकस से आ रही है, यहाँ से किससे होकर, मुख्य फोकस से। अगर यहाँ से किरणें को दर्शाया जाएगा तो आपको बताया गया है कि उत्तल दर्पण, यह कौन सा दर्पण है दोस्तों, उत्तल दर्पण। तो आपको बताया गया है दोस्तों कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें इस प्रकार परावर्तित होती है कि वह मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो यही है मुख्य फोकस यहाँ पे। अब देखिए दूसरा प्रकाश किरणें भी क्या आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ से आए तो भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, तो यह ऐसे परावर्तित हो जाएगा। ठीक, तो यह भी किससे, जो कितने भी प्रकाश किरणें आए अगर वो सब मुख्य अक्ष के समांतर है तो वह किससे आती हुई प्रतीत होगी, फोकस दूरी से। यहाँ से भी किरणें आएगी तो टकराने के पश्चात ऐसे चला जाएगी, लेकिन यह भी मुख्य फोकस है। तो यहाँ पे प्रकाश किरणें कहाँ पर मिल रही हैं दोस्तों, मुख्य फोकस पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, मुख्य फोकस पर, यानी यहाँ पे लिख देंगे केवल फोकस पर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस पर। और प्रतिबिंब की साइज एकदम इतनी बिंदी सा, एकदम इतनी बिंदु सा है। तो प्रतिबिंब की साइज क्या होगी, बहुत छोटा, बहुत छोटा। वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों, एकदम आपको सब अच्छी तरह। और लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर आएगा, वहां से आपको नोट्स भी मिलेगा, और व्हाट्सएप पे संपर्क करिएगा, आपको नोट्स भी मिलेगा और सभी वीडियो एकदम स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियो आपको मिलेगी। अब देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है दोस्तों, सीधा है, इतना छोटा सा। प्रकृति क्या है, सीधा। लेकिन वास्तविक है या काल्पनिक, वास्तव में तो प्रकाश किरणें इधर चली जा रही हैं, वास्तविक तो है नहीं, क्योंकि इधर कल्पना न किया जा रहा है। देखिए इधर काल्पनिक रेखाएं हैं, यह कल्पना किया जा रहा है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक। क्या दोस्तों, यह काल्पनिक है। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट पे। देखिए दूसरा पॉइंट है, जब बिंब अनंत व ध्रुव के बीच हो, अनंत यानी बहुत दूर और ध्रुव P यानी इन अनंत और ध्रुव के बीच में हो। तो मान लीजिए प्रतिबिंब कहाँ पर है, यहाँ पर। तो एक प्रकाश किरण क्या होगी दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और यहाँ पे टकराने के पश्चात परावर्तन हो जाएगी, और यह परावर्तन इस प्रकार होगी कि यह मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, ऐसे। ठीक, और दूसरा प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। क्या दोस्तों, वक्रता केंद्र से। तो देखिए यहाँ से प्रकाश किरणें चली है कहाँ के लिए, ये सोच रही है कहाँ जाने के लिए, वक्रता केंद्र पर। देखिए ऐसे आ रही है, लेकिन यहाँ पे आ रही है किरणें और यहाँ पे टकरा कर इधर वापस चली जा रही है, लेकिन यह कल्पना किया जा रहा है कि यह कहाँ जा रही है, तो वक्रता केंद्र पर। यहाँ से किस, यह कल्पना किया जा रहा है इधर। आपको अगले पॉइंट में बताए हैं कि जब उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रकाश किरणें उसी तरह परावर्तित हुई, तो प्रकाश किरणें इधर आई और परावर्तित हो गई। तो इसको कल्पना करेंगे तो यह कहाँ के लिए चला था, वक्रता केंद्र के लिए। तो प्रकाश किरणें कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पे, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, कहाँ पर बन रही है, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ पर दोस्तों, यही ना है, मुख्य फोकस और ध्रुव, इसके बीच में कहीं है, यहाँ पे है। तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस तथा ध्रुव के बीच, फोकस तथा ध्रुव के बीच। दोस्तों बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, आप इस वीडियो का लाइक टारगेट है, आप एक लाइक कर दीजिए, बस एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, बहुत मेहनत हो रही है दोस्तों। अब देखिए प्रतिबिंब की साइज क्या है, यह इतना बड़ा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो छोटा है। क्या बनेगा दोस्तों, छोटा। साइज क्या है, छोटा।
और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति यानी उल्टा है या सीधा, सबसे पहले देखेंगे तो इसका ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे ऊपर है एकदम, जैसे यह केवल छोटा हो गया है। क्या हुआ है दोस्तों? केवल छोटा हो गया है, लेकिन उल्टा नहीं हुआ है, सीधा ही है। देखिए ये भी इससे और ये भी ऊपर की तरफ, तो क्या है दोस्तों? सीधा। सीधा क्या हो गया दोस्तों? सीधा। अब देखिए वास्तविक है या काल्पनिक। वास्तविक का मतलब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और प्रकाश किरणें को कल्पना किया जाएगा तो काल्पनिक बनेगी। तो यहाँ पे प्रकाश किरणें क्या किया गया है? कल्पना किया गया है, तो यहाँ पे क्या बनेगी दोस्तों? काल्पनिक। प्रतिबिंब क्या बनेगा? काल्पनिक। कल्पना किया गया है यहाँ पे, वास्तव में तो प्रकाश किरणें मिल नहीं रहे, कल्पना किया गया तो प्रतिबिंब क्या है? काल्पनिक है। अब आ जाते हैं दोस्तों गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब ये होता है कि कहाँ पे हम प्लस लेंगे, कहाँ पे माइनस, इसको समझ लीजिए। उसके बाद जब न्यूमेरिकल सवाल बताया जाएगा तो इसका बहुत यूज है। इसके बिना सवाल आप न्यूमेरिकल हल नहीं कर पाएंगे। अगर ये आप जान लेते हैं तो सवाल एकदम चिटकी में लगा लेंगे, एकदम आसान हो जाएगा। जब आप ये नहीं जानते हैं तो कहते हैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल हार्ड होता है। दोस्तों फिजिक्स का न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान होता है। आपको गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी पढ़ लेनी है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपने कार्तीय तल पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, अगर कार्तीय तल पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कार्तीय तल ऐसे होता है, ठीक, ये होता है वाई अक्ष, ये क्या होता है? ऐसे वाई अक्ष, और ऐसे होता है यक्स अक्ष। तो देखिए यहां से ऊपर के तरफ मापी गई दूरी, क्या दोस्तों? यहां से ऊपर के तरफ मापी गई दूरी प्लस होती है, प्लस 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 प्लस। जैसे मान लीजिए ऊपर जो भी होगा प्लस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब कितना मीटर है? मान लीजिए यह 5 मीटर का है, क्या दोस्तों? 5 मीटर का, तो इसको हम क्या लिखेंगे? प्लस 5 मीटर। तो ऊपर यह नापा जा रहा है ना, इसलिए हम कहेंगे प्लस, ऊपर के मापी गई दूरी प्लस 5 मीटर। अब वही नीचे होगी तो माइनस 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 माइनस। मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे। तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है मान लीजिए 3 मीटर की, तो जो नीचे है उल्टा है तो यह -3 मीटर। क्यों -3 मीटर क्यों होगा? क्योंकि नीचे है, नीचे के मापी गई दूरी क्या होगी? माइनस में, और ऊपर की मापी गई दूरी प्लस में होगी। जैसे वस्तु ऊपर रख दिया गया तो वो क्या है? ऐसे ऊपर की तरफ है ना, यहाँ से इससे ये जो रेखा है इससे ऊपर की तरफ मापी गई दूरी धनात्मक और नीचे की तरफ मापी गई दूरी ऋणात्मक। यहाँ पे भी वही होगा कि यहाँ पे ये हो गया कार्तीय तल, हम लोग बना देंगे ऐसे, ये हो जाएगा यक्स अक्ष। यक्स अक्ष अगर आप पहले पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा, और नहीं तो इसको समझना जरूरी नहीं है। बस इतना समझना जरूरी है कि यहाँ से यह बिंदु P है, इससे ऊपर यानी इस रेखा है जो इससे ऊपर यानी मुख्य अक्ष से, यही ना मुख्य अक्ष से ऊपर की मापी गई दूरी धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। आप नोट्स परचेज कर लीजिए, लास्ट में व्हाट्सएप नंबर आएगा, क्योंकि नोट्स में एक एक पॉइंट को अच्छी तरह लिख दिया गया है। जो न्यू कोर्स है, जो 30% कम कर देने के बाद जो कोर्स बना है नया, उसको बताया गया है। और इस चैनल पे भी केवल नया कोर्स ही बताया जाएगा, बाकी बकिया चीज नहीं पढ़ाया जा रहा है। देखिए माइनस हो गया। अब देखिए यह बिंदु P से यहाँ पे भी वैसे ही कर देंगे, ऊपर के मापी गई दूरी प्लस होगी और नीचे के मापी गई दूरी माइनस होगी। जैसे प्रतिबिंब बन रहा था इस दर्पण में ऐसे, और इस दर्पण में यहाँ वस्तु था, तो मान लीजिए 2 मीटर है तो प्लस 2 मीटर लिख देंगे। और प्रतिबिंब यहाँ पे यफ है तो इसके बीच में कहीं बन रहा था, तो मान लीजिए यहाँ पे बन रहा था, तो इसकी भी दूरी क्या नापी जाएगी? प्लस, क्योंकि यह ऊपर की तरफ है, प्लस 1 मीटर, 1 मीटर या जो भी मीटर हो, ठीक। अब देखिए इस बिंदु से दाहिने तरफ यानी इस साइड, बिंदु P से दाहिने तरफ मापी गई दूरी क्या होती है? प्लस 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 प्लस। इसका मतलब यह है कि आप देखे होंगे कि प्रतिबिंब एक स्थिति में दर्पण के पीछे बन रहा था। क्या दोस्तों? दर्पण के पीछे, यहाँ पे मान लीजिए प्रतिबिंब बन रहा था, और बिंब कहाँ था? मुख्य फोकस यफ और ध्रुव के बीच में, यहाँ पे। तो इधर के मापी गई दूरी क्या होती है दोस्तों? ऋणात्मक।
ऋणात्मक। तो यहाँ पे कहा जाएगा यह क्या है, प्रतिबिंब। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी मान लीजिए 1 मीटर है क्या, तो यहाँ पे इधर है ना दर्पण के बाएं तरफ, तो इसको -1 मीटर लिखेंगे। और यहाँ पे बन रहा है कितना दूर, मान लीजिए 5 मीटर दूर, तो यह 5 + 5 मीटर लिखेंगे, क्योंकि इधर दूरी मापी जाएगी तो प्लस होगी, और ऊपर यानी दाएं तरफ और ऊपर की तरफ मापी गई दूरी प्लस, और बाएं तरफ और नीचे की तरफ मापी गई दूरी माइनस होगी। यहाँ पे भी देख लीजिए। और यह देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मान लीजिए यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या है, 5 मीटर है। तो इस साइड है ना दर्पण की क्या है, बाएं साइड, तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, दर्पण के बाएं साइड मापी गई दूरी माइनस होती है, तो यह -5 मीटर दूर पर है। और यह मान लीजिए 2 मीटर की दूरी पर, क्या दोस्तों, 2 मीटर की दूरी पर, तो यह +2 मीटर की दूरी पर है। आप नोट्स देख लीजिएगा, नोट्स में एक एक पॉइंट को लिख दिया गया है। अब चलते हैं गोलीय दर्पण का सूत्र। देखिए दर्पण सूत्र, गोलीय दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी u, बिंब यानी वस्तु, तो दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी, यहाँ से यही ना बिंब है, यहाँ पे एक बिंब यानी वस्तु रखा गया था, यहाँ से दूरी, इस दूरी को क्या नाम देते हैं, u, यानी u, यह दूरी का नाम क्या है, u। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा बिंब की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, u, यानी बिंब दूरी को क्या कहते हैं, u। दर्पण के ध्रुव तथा प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ से मान लीजिए दर्पण के ध्रुव तथा प्रतिबिंब की, यह बिंब है और यह इसका प्रतिबिंब है, तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, v। तो दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी को क्या कहते हैं, v, और दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी को कहते हैं u, ठीक। तथा ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, मुख्य फोकस की दूरी यानी या मुख्य फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है, इतना, इतना, इसको क्या लिखते हैं, छोटा लेटर f से। और इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पे भी समझाते हैं, तल हो या उत्तल, दोनों में एक ही सूत्र है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा ध्रुव से बिंब की दूरी, यही ना है ध्रुव, बिंदु P से बिंब, सॉरी हाँ बिंब, बिंब की दूरी, यहाँ पे क्या है, बिंब, बिंब की दूरी को क्या नाम देते हैं, u, इसको u से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी के v। तथा मुख्य फोकस, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, तो मुख्य फोकस कहाँ पे, यहाँ पे, तो इतना दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं, कितना, यह मुख्य फोकस की दूरी तक को f से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे भी f से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, के बीच संबंध होता है, के बीच एक संबंध, एक सूत्र, उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। अब देखिए बता रहे हैं वो संबंध क्या होता है, वो संबंध होता है 1/f बराबर 1/v + 1u, यानी 1/f बराबर 1/v + 1/u, यही इसका सूत्र होता है। इस सूत्र पे बहुत एक सवाल आएगा दोस्तों, तो इतना आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क करेंगे तो आपको नोट्स का लिंक मिलेगा, आप नोट परचेज कर लीजिए, ले लीजिए, उसमें आपको वीडियो कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है, सारे चीज डिटेल बता दी जाएगी। आप उस नोट्स को परचेज कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और बहुत मेहनत की है दोस्तों, तो एक लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।